गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 12th बोर्ड में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 12th बोर्ड में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एज ए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों। 2 मार्क्स के लिए भी हो सकते हैं और 5 मार्क्स के लिए भी हो सकते हैं, या दोनों को जोड़ करके 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं? क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं? तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक के ताप में वृद्धि। जब हम जैसे शुद्ध जल में नमक को मिलाएंगे तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो उसी को हमको बताना है कि क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं। तो किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। मान लिया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 है एवं आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक कितना है? TB है। तो TB का मान जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा TB0। यहाँ देख सकते हैं TB का मान जो होगा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन, बड़ा होगा। किससे हो जाएगा बड़ा? TB0 से। इसलिए डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0, ये होगा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, उसको और इलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं? तो बोलेंगे जब हम शुद्ध विलायक में आवासशील विलय को मिलाते हैं तब उसके क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आवास विलय के कण शुद्ध विलायक के कण को क्या कर लेता है? ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है, जिससे उसके क्वथनांक में क्या होता है? उन्नयन होता है। अर्थात किसी आवासशील विलयन का क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं TB0 है और आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक कितना है? TB है। तो आवासशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। TB ग्रेटर देन TB0, इसलिए डेल्टा TB बराबर मतलब क्वथनांक का उन्नयन बराबर TB माइनस TB0। अगला क्वेश्चन है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज की व्याख्या करें। पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। मूल प्रभाज क्या है? तो मूल प्रभाज क्या है? किसी भी विलयन के अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। किसी विलयन के, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, मोल प्रभाज एग्जाम में आता है। किसी विलयन के अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को x के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। तो विलयन में मुख्यतः 2 घटक होते हैं, 2 अवयव होते हैं, एक विलय और एक विलायक होता है।
तो विलय का मूल प्रभाज लिखेंगे, जिसका मूल प्रभाज निकालना है तो बताना है उसका ऊपर हो जाएगा विलय का मूल बटे विलयन का मूल। हाँ, विलयन का मूल की जगह हम लोग लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक का मूल। विलय विलय हम जो है मूल प्रभाज विलय का मूल प्रभाज को x1 से सूचित कर रहे हैं, तो विलय का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा n1 बाई n1 बट्टे n1 प्लस n1 बाई n1 प्लस n1 प्लस n2, जहाँ x1 क्या है विलय का मूल प्रभाज, n1 क्या है विलय का मूल और n1 प्लस n2 विलयन का मूल। उसी तरह मान लेते हैं विलायक का मूल प्रभाज हमको बताना है, तो विलायक का मूल प्रभाज जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, विलायक का मूल बटे विलयन का मूल। तो विलायक का मूल प्रभाज को हम x2 मान लिए हैं, विलायक का मूल कितना होगा n2 बटे विलयन का मूल n1 प्लस n2। मैं आपको बता दूं मूल प्रभाजों का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जितने भी विलयन होते हैं उसमें सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। मूल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, पहले बहुत बार पूछा गया है, राउल्ट के नियम लिखें और इसकी सहायता से आवासशील विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। राउल्ट का नियम लिखना है कि नहीं। तो एक्चुअली ये जो राउल्ट का नियम है आवासशील विलय युक्त विलयन के लिए है, जो आपके सिलेबस में है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। आवासशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन बराबर मूल प्रभाज। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पी नॉर माइनस पी बटे बाई पी नॉर माइनस पी बाई पी इक्वल टू x1, मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन जो होगा विलय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, तो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, पी नॉर माइनस पी बटे पी नॉर, वो किसके बराबर होगा, विलय के मूल अंश के बराबर। ये राउल्ट का नियम हुआ, विलय के मूल अंश के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा नियम हुआ, राउल्ट का नियम। मतलब क्या है राउल्ट का नियम, कहता है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, पी नॉर माइनस पी बटे पी इक्वल टू x1, जहाँ पी नॉर क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉर बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। पी क्या हो जाएगा, पी जो हो जाएगा आपका अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। पी नॉर माइनस पी बटे पी नॉर माइनस पी बटे पी को हम कहेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, जो विलय के मूल अंश के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं पी नॉर माइनस पी बटे पी नॉर, है ना।
यहाँ पर पीछे छूट गया था, पी नॉर होगा, पी नॉर माइनस पी बटे पी नॉर बराबर क्या होगा, विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, N1/N1 प्लस N2, N1 बाई N1 प्लस N2। तनु विलयन के लिए विलय का मान, विलय का मोल बहुत कम हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे N1 वेरी वेरी लेस देन N2 है। N1 बहुत कम हो जाएगा, तनु विलयन के लिए N1 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा N2 से। मतलब कि N1 प्लस N2 ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2। N1 प्लस N2 ऑलमोस्ट इक्वल टू N2। फिर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉर माइनस पी है, पी भी लिख सकते हैं या पी एस भी लिख दिया है, पी एस भी लिख सकते हैं। पी एस का मतलब हुआ आवासशील विलय युक्त विलयन का वास दर, पी नॉर माइनस पी एस बटे पी नॉर N1 बाई कितना N2। फिर से इसको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पी एस होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का मतलब हुआ वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब बाई कितना हो जाएगा, पी नॉर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉर माइनस पी एस बटे पी नॉर जो हो जाएगा वो विलय के मोल अंश के बराबर हो जाएगा। उसके बाद पी नॉर माइनस पी एस बटे पी नॉर बराबर हो जाएगा, x1 के जगह हम लोग लिख देंगे N1 बाई N1 प्लस N2। तनु विलयन के लिए विलय का मोल बहुत कम हो जाएगा, N1 वेरी वेरी लेस देन N2। मतलब N1 प्लस N2 ऑलमोस्ट इक्वल टू N2। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, पी नॉर माइनस पी एस, पी नॉर शुद्ध विलायक का हो गया, पी नॉर माइनस पी एस बट्टे पी नॉर बराबर N1 बाई N2। N1 का मतलब हुआ विलय का मोल, N2 मतलब विलायक का मोल। तो विलय का मोल को हम लोग लिख सकते हैं विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, तो W1 बटे क्या लिख सकते हैं, W2 यहाँ लिखा गया N1 के जगह W1 बाई W2, N2 के जगह क्या लिखेंगे W2 बाई M2 ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका इंटू में M1 इंटू W2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पी नॉर माइनस पी एस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर M1 इंटू W2 बराबर हो जाएगा W1 इंटू M2 बाई नीचे कर देंगे पी नॉर माइनस पी एस है कि नहीं, ऊपर में पी नॉर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो M1 आ जाएगा। यही आपका M1 क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में जो विलय का मोलर द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पर तो फिर आप बताएंगे, फिर से आपको वीडियो दिया जाएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग मूलरता एवं मोललता में अंतर, मूलरता मोलरिटी एंड मोललता, मोलरिटी
तो पहला तो लिखेंगे हम लोग 1 लीटर विलयन में जितना मोल विलय का विलयन में उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। इधर लिखेंगे 1 केजी विलायक में जितना विलय का मोल खुला रहता है उसे मोललता कहते हैं। मोलरता में मतलब का विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। मोललता का मतलब विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। मोलरता को हम लोग बड़की एम से सूचित करते हैं, इसको छोटकी एम से सूचित करते हैं। मोलरता m बराबर n1/v, n1 हो गया विलय का मोल, v हो गया विलयन का आयतन, छोटकी m बराबर n1/w2, n1 हो गया विलय का मोल, w2 हुआ विलायक का द्रव्यमान। मोलरता हुआ द्रव्यमान आयतन का संबंध, यह द्रव्यमान का संबंध है। हम जानते हैं ताप बढ़ने से सामान्यतः आयतन बढ़ता है, अतः यह ताप से प्रभावित होता है। यह द्रव्यमान का संबंध है, ताप से प्रभावित नहीं होता है। मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होती है, इसकी मोल पर केजी होती है। ताप बढ़ने से बढ़ता है, इसलिए यह सांद्रता को व्यक्त करने का कोई आदर्श इकाई नहीं है, जबकि ये क्या है, ये ज़्यादा क्या है, आदर्श इकाई है। सांद्रता को व्यक्त करने में मोलरता की तुलना में ज़्यादा आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए और सिद्ध करें कि यह एक अनुषंग गुणधर्म है और विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो प्रासरण दाब है, आपको कह देगा कि सिद्ध करें कि क्या है, यह एक अनुषंग गुणधर्म है, अर्थात विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले प्रासरण दाब हम लोग परिभाषित कर देंगे। प्रासरण दाब वह वाष्प दाब होता है जो विलयन की सतह पर लगकर विलायक के प्रवेश को रोकता है। प्रासरण दाब वह वाष्प दाब नहीं होगा, यहाँ वाह्य दाब होगा। वाह्य दाब कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रासरण दाब वह बाह्य दाब है, बाह्य दाब, वाह्य दाब लिखेंगे। प्रासरण दाब वह वाह्य दाब है जो विलयन की सतह पर लगकर विलायक के प्रवेश को रोकता है, अर्थात प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है विलयन पर, वही आपका क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे, हाँ वाष्प दाब नहीं करेंगे, यहाँ पर कहेंगे वाह्य दाब। प्रासरण दाब वह वाह्य दाब है जो विलयन की सतह पर लगकर विलायक के प्रवेश को रखता है, अर्थात प्रासरण की क्रिया को, प्रासरण की घटना को रोकने के लिए जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब को पाई के द्वारा सूचित किया जाता है और हम लोग जानते हैं पाई बराबर CRT होता है। और इस समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं, भान टॉप समीकरण। इस समीकरण को भान टॉप समीकरण कहते हैं। इसके आगे देखिए आप लिख सकते हैं पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT सांद्रता की जगह लिख सकते हैं N/VRT, है कि नहीं। अब देख सकते हैं अगर ताप स्थिर रहेगा, T स्थिर रहेगा तो R तो स्थिर हो जाएगा, तो पाई क्या हो जाएगा, N/V, मतलब आप कह सकते हैं कि पाई समानुपाती कितना हो जाएगा, N, अर्थात प्रासरण दाब जो होगा विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात विलय की मोलों की संख्या बढ़ेगी तो प्रासरण दाब भी क्या करेगा, बढ़ेगा, अर्थात यह क्या है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण एवं विसरण में अंतर।
प्रासरण एवं विसरण में आता है। प्रासरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस और विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। प्रासरण की क्रिया में क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण की क्रिया में कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। प्रासरण की क्रिया में क्या होते हैं, विलायक के अणु क्या होते हैं, एक दिशा में गति करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है। लेकिन विसरण की क्रिया में क्या होता है, विलय एवं विलायक दोनों कण, विसरण की क्रिया में विलय एवं विलायक दोनों कण गति करते हैं, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। विसरण की क्रिया में विलय एवं विलायक दोनों के कण गति करते हैं, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। प्रासरण में विलायक के अणु विलय के कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में गमन करते हैं। विलायक के अणु, विलय के नहीं, विलायक के अणु विलय के कम सांद्रता, विलय का कम सांद्रता से क्या करता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में गमन करता है। मतलब विलायक का मात्रा ज़्यादा होगा एक तरफ और विलायक का मात्रा ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। विसरण में विलय या विलायक के कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें दोनों कण गमन कर सकता है, लेकिन इसमें विलायक के कण ही जाएंगे। इसे अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, मतलब बाह्य दाब जिसे प्रासरण दाब कहते हैं, है ना, उसको रोका जा सकता है। विसरण की क्रिया को नहीं रोक सकते हैं। जैसे अगरबत्ती का धुआं है, वो विसरण हो रहा है कि नहीं, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन प्रासरण की क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाह्य दाब लगा करके रोक सकते हैं। प्रासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है, जबकि विसरण की क्रिया मुख्य रूप से द्रवों और गैस में होती है। ठोस में भी होती है लेकिन कम होती है। तो इस तरह का प्रासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है, विसरण की क्रिया द्रवों और गैसों दोनों में होती है। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए तैयार किया था जो 12वीं की परीक्षा में आने की संभावनाएं रखती हैं। आप लोग इस प्रश्नों को ज़रूर देखें, इन्हें याद कर लें, और आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा यह संग्रह, यह प्रश्न का जो दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। विशेष आप स्पेशल कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको ज़रूर पूछें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।